हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनएलपी, हिस्ट्री ऑफ एनएलपी। अभी हमारे पास मार्केट में एनएलपी का बहुत सारा छोटा मॉडल अवेलेबल है, बहुत सारे रियल टाइम एग्जाम्पल्स, रियल टाइम एप्लीकेशंस अवेलेबल है। बट एनएलपी स्टार्ट कहाँ से हुआ, एनएलपी का हिस्ट्री क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि एनएलपी स्टार्ट हुआ कहाँ से, एनएलपी क्यों स्टार्ट हुआ, वो सारे टॉपिक हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आपको इस ग्राफ में दिख रहा है, एनएलपी 1950 में स्टार्ट हुआ, बट नहीं, एनएलपी उससे भी पहले स्टार्ट हुआ था, अर्ली 90s में। अर्ली 90s में एक प्रोफेसर थे, शास्त्रीय प्रोफेसर, जिन्होंने 90s में एक कंसेप्ट लेकर आए थे, लैंग्वेज एज अ साइंस। लैंग्वेज एज अ साइंस क्या है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ इस कंप्लीट कहानी को मैं आपको सुनाता हूँ, हिस्ट्री ऑफ एनएलपी। सो अभी देखो हमारे पास मार्केट में गूगल ट्रांसलेटर अवेलेबल है। लेट्स से कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं अभी चाइना में हूँ एंड एज आई एम इंडियन पर्सन, सो मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, एंड अपार्ट फ्रॉम हिंदी इंग्लिश सम अदर लैंग्वेज जो कि हमारे रीजनल लैंग्वेज है इंडिया का, वो सारे लैंग्वेज आता है मुझे, बट चाइनीज नहीं आता है। अब मैं चाइना में हूँ अभी, एंड चाइना के लोगों के साथ मुझे कम्युनिकेट करना है। तो मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो मैं ट्रांसलेटर यूज करूँगा, गूगल ट्रांसलेटर, या फिर मैं किसी ऐसे पर्सन को पकड़ूंगा जिसको चाइनीज भी आता हो और इंग्लिश भी आता हो, सो डैट कि जो भी मेरा क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं उस ट्रांसलेटर जो थर्ड पर्सन है उसको मैं बोलूँ, फिर वो उस चीज़ को ट्रांसलेट करके चाइनीज पर्सन को बोले एंड फिर से मुझे वो रिस्पॉन्स करे। तो एक मिडिल मैन मुझे चाहिए जो कि इंग्लिश भी जानता हो एज वेल एज चाइनीज भी जानता हूँ, सो डैट हम कम्युनिकेट कर सके चाइनीज पर्सन के साथ, या फिर मैं गूगल ट्रांसलेटर का यूज करूँगा। अब बात करते हैं 90s का। ये तो अभी का हो गया कि हमारे पास ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है, बट 90s में क्या था, जो शास्त्रीय प्रोफेसर थे इन्होंने क्या किया कि ये कंसेप्ट लेकर आए, लैंग्वेज एज अ साइंस। लैंग्वेज एज अ साइंस इट मीन्स कि जो भी चीज़ें, जो भी लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं, जो भी लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, फ्रेंच, सो ये सारे जो लैंग्वेज है, इस सारे लैंग्वेज के अंदर हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, सेंटेंस आते हैं। लेट्स से कि मैं बोल रहा हूँ आई लव एप्पल, तो यह कंप्लीट सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर 3 वर्ड्स है, आई लव एप्पल। सो ऑन इन बिटवीन जो भी हम लोग ग्रामर, जो भी हम लोग कंप्लीट सेंटेंस बोलते हैं डे टू डे, उसमें बहुत सारे ग्रामर्स अवेलेबल होते हैं, राइट। सेम फॉर सम अदर लैंग्वेज लाइक चाइनीज, सेम फॉर सम अदर लैंग्वेज लाइक फ्रेंच, रशिया। सो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज जो है उसमें हमारे पास ग्रामर अवेलेबल है। क्या हम एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं जो कि लैंग्वेज को समझकर हमें रिस्पॉन्ड करे, लैंग्वेज को डिकोड करके वो उस लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके, सो डैट कि जो भी थर्ड पर्सन है, अगर उसको फ्रेंच नहीं आता है, चाइनीज नहीं आता है, तो वो इंग्लिश में बोलकर या फिर इंग्लिश में टाइप करके फ्रेंच समझ सके या फिर चाइनीज समझ सके। क्या हम ऐसा कंसेप्ट, ऐसा एप्लीकेशन, ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा मशीन डेवलप कर सकते हैं? तो उसी कंसेप्ट के साथ अर्ली 90s में शास्त्रीय प्रोफेसर ने, इन्होंने लैंग्वेज एज ए साइंस कंसेप्ट लेकर आए थे। बट बहुत सारे पर्सन थे उस समय जो कि इस कंसेप्ट को नहीं मानते थे। वो बोलते थे कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि लैंग्वेज एज ए साइंस जो आपका कंसेप्ट है ये बन पाएगा। ऑन पेपर है, ठीक है, बी टोटली अंडरस्टैंड, ऑन पेपर रह सकता है, बट ये बनेगा कैसे, डेवलप
हो ही नहीं सकता है। प्रैक्टिकल इसका जो है पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि प्रैक्टिकल बन सकता है। ठीक है, तो 90s में सासुरे प्रोफेसर ने ये कंसेप्ट लेकर आया कि हम लोग एक ऐसा मशीन बना सकते हैं जो कि लैंग्वेज को समझकर दूसरे लैंग्वेज में लैंग्वेज को डिकोड करके हमारा मशीन उस लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। फिर आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, सासुरे का जो प्रोफेसर थे हमारे सासुरे, इनका डेथ हो गया। अब उसके बाद 1913 में इनके दो कलीग्स थे, अल्बर्ट एंड चार्लिस। ऑफिस के कलीग थे इनके, कॉलेज के, बिकॉज एट द एंड जो सासुरे थे हमारे ये प्रोफेसर थे, तो इनके ऑफिस के जो कलीग्स थे अल्बर्ट एंड चार्लिस, इन्होंने इस कंसेप्ट पे काम करना स्टार्ट किया। अब इनको ये कंसेप्ट क्यों अच्छा लगा आई डोंट नो, बट जहाँ तक कि रिसर्च पेपर में मेंशन है एंड गूगल पे मेंशन है, ये लोग शायद कॉफ़ी पी रहे थे। बहुत सारे हम लोग जानते भी हैं कि बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स है, प्रोफेसर है, वो कुछ ना कुछ करते हुए, खाते हुए, पीते हुए, कुछ ना कुछ ऐसे उनको कुछ आइडियाज माइंड में आ जाता था। सेम इनके पास भी वही आया अल्बर्ट एंड चार्लिस के साथ। ये रेस्टोरेंट में बैठ के आई थॉट और ऑफिस में बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे। अब कॉफ़ी पीते पीते इनको ये कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा इन्होंने सोचना स्टार्ट किया। जो सासुरे हमारे प्रोफेसर थे, लैंग्वेज एज ए साइंस जो कंसेप्ट लेकर आए थे, क्या वो कंसेप्ट पे हम लोग काम कर सकते हैं? क्या वो कंसेप्ट प्रैक्टिकली बिल्ड हो सकता है? क्या हम लोग ऐसा मशीन बना सकते हैं जो किसी भी लैंग्वेज को डिकोड करके हमें उसका रिस्पॉन्स कर सके दूसरे लैंग्वेज में? तो फिर उसके बाद इन्होंने अल्बर्ट एंड चार्लिस ने उस कंसेप्ट पे काम करना स्टार्ट किया। फिर आया दौर 1950 का एंड 1952 का, जिसमें अलान ट्यूरिंग, जिसको कंप्यूटर साइंस का फादर कहा जाता है, अलान ट्यूरिंग, इन्होंने एक कंसेप्ट बिल्ड किया, थिंकिंग मशीन, अ पेपर कॉल्ड थिंकिंग मशीन। ये थिंकिंग मशीन पेपर क्या था कि जो भी हम लोग पढ़ते हैं, जो भी हम लोग सीखते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, वो हमारा मशीन कैसे उस चीज़ को अडॉप्ट करके जो एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग सीखते हैं और जो एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग करते हैं, वो हमारा मशीन कैसे उस चीज़ को अडॉप्ट करके सेम वर्क जो ह्यूमन करता है वो हमारा मशीन करे। सो 1950 में हमारे पास अलान ट्यूरिंग जो थे, कंप्यूटर साइंस के जिनको प्रोफेसर कहा जाता है, कंप्यूटर साइंस के फादर कहा जाता है जिनको, उन्होंने थिंकिंग मशीन करके एक पेपर पे काम करना स्टार्ट किया और पेपर लॉन्च भी किए थे इन्होंने। ठीक है, उसके बाद फिर आया दौर 1952 का, जिसमें हॉटकिन एंड हॉक्सले नाम के जो प्रोफेसर थे, इन्होंने एक कंसेप्ट पे काम किया, एक मॉडल पे काम किया कि कैसे हाउ आवर ब्रेन्स यूज द न्यूरॉन्स इन फॉर्मिंग द इलेक्ट्रिकल न्यूरॉन। इलेक्ट्रिकल न्यूरॉन इट मीन्स कि हमारा जो माइंड है कैसे न्यूरॉन को फॉर्म करते हुए सारे चीज को समझता है, हाउ आवर ब्रेन्स यूज द न्यूरॉन्स। ठीक है, तो उन्होंने हॉटकिन एंड हॉक्सले नाम के प्रोफेसर थे, उन्होंने ये कंसेप्ट लेकर आया कि हमारा जो ब्रेन का न्यूरॉन है वो कैसे काम करता है। तो इसको मैं आपको एक इमेज के साथ इसको मैं समझाना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, एक हमारे पास एक इमेज है। इस इमेज में क्या है, डेंड्राइट जो है ये एज अ सेंडर काम करता है और एक्सॉन जो है यहाँ पे हमारे पास, ये एक्सॉन एज अ रिसीवर काम करता है। ये क्या है, सो लेट्स से कि हमारे बॉडी में, और लेट्स टेक वन एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हम ड्राइव कर रहे हैं, कार में बैठे हुए और जो हमारे गाड़ी का स्पीड है अप्रॉक्स 60-70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अभी हमारा गाड़ी चल रहा है। इन बिटवीन हम लोग हाईवे पे चला रहे हैं गाड़ी, इन बिटवीन एकाएक हमारे गाड़ी के सामने एक पर्सन आ जाता है या फिर कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट और द पर्सन आ जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग ड्राइव कर रहे हैं हाथ से, बिकॉज हैंडल हम लोग हाथ से मूव कर रहे हैं, आई हमारा रास्ते के ऊपर है। जैसे ही हमारा आई उस ऑब्जेक्ट को, उस पर्सन को देखता है, हमारा आई जो है इंफॉर्मेशन भेजता है हमारे माइंड को कि ठीक है पर्सन आपके गाड़ी के सामने आ चुका है। जैसे ही हमारा आई इंफॉर्मेशन भेजता है हमारे माइंड को, हमारे जो माइंड का न्यूरॉन है
वो इतना जल्दी एक्टिवेट हो जाता है कि वो जो इंफॉर्मेशन है हमारे पैर के पास जाता है, और जैसे ही हमारे पास वो इंफॉर्मेशन हमारे पैर के पास जाता है, हमारा जो पैर है वहाँ पे डिसीजन लेना स्टार्ट करता है। क्लच एंड ब्रेक पे हमारा पैर चला जाता है एंड ऑटोमेटिकली वहाँ पे हमारे अपने पैर के थ्रू जो हमारा रिएक्शन हो रहा है, हमारे पूरे बॉडी में न्यूरॉन जो काम कर रहा है, जो रिएक्शन हो रहा है, उससे हमारा पैर क्या करता है, ब्रेक एंड क्लच पे पैर रखने के बाद गाड़ी को स्टॉप करता है। बिकॉज एट द एंड अगर हमारा आई इंफॉर्मेशन नहीं भेज पाता हमारे ब्रेन को, हमारा पैर कोई भी रिएक्ट नहीं करता, राइट? हम वहाँ पे क्लच एंड ब्रेक पे पैर नहीं रख पाते। इट मीन्स कि वहाँ पे एक्सीडेंट होने का चांसेस था। कैसे हो रहा है ये हमारा देख कौन रहा है, आई देख रहा है। इंफॉर्मेशन कौन सेंड कर रहा है, आई इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है हमारे माइंड को। अब माइंड जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है कहाँ पे, हमारे पास पैर को, एंड देन हमारा जो पैर है वो एक्शन ले रहा है, ब्रेक एंड क्लच पे अपना पैर रख रहा है सो दैट कि गाड़ी रुक जाए और एक्सीडेंट ना हो सके। ठीक है, दूसरा एग्जांपल के साथ समझाता हूं मैं। लेट्स से कि हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी में कहीं पे भी कोई भी चीज इंजेक्ट हुआ, ठीक है, कोई भी चीज हमारे बॉडी में, लेट्स से कि हमारे हैंड में कोई भी चीज इंजेक्ट हुआ है। अब जैसे ही हमारे हैंड में यहाँ पे इंजेक्ट हो रहा है कोई भी चीज, अब इंजेक्ट हैंड में हो रहा है, इंफॉर्मेशन कहां पे पास होके जा रहा है, माइंड में जा रहा है इंफॉर्मेशन। जैसे ही हमारे पास माइंड में इंफॉर्मेशन जाता है, वो इंफॉर्मेशन पास हो रहा है कि हमारे हैंड के अंदर कुछ चीजें जो है इंजेक्ट हो रही है। जैसे इंफॉर्मेशन माइंड में जाता है हम रिएक्ट करना स्टार्ट हो जाता है, राइट? लेट्स से एक और एग्जांपल बताता हूं आपको। जब भी किसी भी चीज का ऑपरेशन होते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर जो है सबसे पहले एक सुई देते हैं सो दैट कि आपको कुछ उस समय पता ना चल सके। ठीक है, जब भी आपके लाइक कोई भी ऑपरेशन या फिर कुछ भी लाइक आपके बॉडी पार्ट में कुछ भी अगर करना हो डॉक्टर को, तो वो आपको सबसे पहले एक इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, सो दैट कि आप वहाँ पे जगह ना हो, आप कुछ रिएक्ट ना कर पाओ। लेट्स से कि विदाउट इंजेक्शन दिए हुए डॉक्टर वहाँ पे आपको कुछ ऑपरेशन समथिंग कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप वहाँ पे रिएक्ट करोगे बिकॉज एट द एंड आपके बॉडी में वो चीज़ कुछ ऑपरेशन किया जा रहा है, कुछ चीज़ें इंजेक्ट किया जा रहा है, राइट? तो आपका जो इंफॉर्मेशन है आपके बॉडी पार्ट से आपके माइंड में जाएगा। जैसे ही माइंड में जा रहा है आपका पूरा बॉडी पार्ट रिएक्ट करना स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है? तो उसी तरह हमारे पास जो डेंड्रॉइड है वो एक आई का काम करता है, ठीक है? और किसी भी चीज में हमारे बॉडी में अगर इंजेक्ट हो रहा है तो वो इंजेक्ट होते ही इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है कहां पे, हमारे माइंड को। अब माइंड यहां से रिएक्ट करना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो इसी तरह हमारे पास डेंड्रॉइड जो है ये इंफॉर्मेशन सेंड करता है हमारे पास माइंड को, और एक्सॉन जो है उसको रिसीव कर लेता है, एज ए रिसीवर काम करता है। हमारा माइंड यहाँ पे रिसीवर काम कर रहा है। जैसे ही हमारा माइंड एज ए रिसीवर वर्क करता है, उसको कोई भी चीज़ रिसीव होता है, इट मीन्स उसके बाद वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि हमारे पास गाड़ी के सामने एक पर्सन आ गया था, अब पर्सन आ गया, वो मेरी आई ने देखा, आई में देखने के बाद आई ने इंफॉर्मेशन भेजा कहाँ पे, माइंड को। अब माइंड क्या कर रहा है, पूरे बॉडी को चालू कर रहा है, पूरे बॉडी को स्टार्ट कर रहा है। स्टार्ट होने के बाद जो सेम इंफॉर्मेशन माइंड में आया था वो मेरे इंफॉर्मेशन पैर के पास जा रहा है। अब वहां पे एक्शन कौन ले रहा है, हमारे पास पैर ले रहा है। इंफॉर्मेशन आया आई के पास, सेंड कर रहा है माइंड को, और रिएक्ट कौन कर रहा है, हमारा पैर रिएक्ट कर रहा है, ठीक है? सो इस तरह से हमारे पास जो कंप्लीट बॉडी है, हमारा माइंड का, हमारे ब्रेन का न्यूरॉन है, वो काम कर रहा है, ठीक है? तो सेम जो है कंसेप्ट लेकर आए थे हमारे पास हॉर्किन हॉक्सले, ठीक है? इन्होंने जो कंसेप्ट लाया था कि कैसे हमारे पास जो हमारा ब्रेन है वो कैसे वर्क कर रहा है, हमारे ब्रेन का जो न्यूरॉन्स है वो कैसे वर्क कर रहा है, कैसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो है फॉर्म कर रहा है हमारा ब्रेन, ठीक है? तो यही हॉर्किन हॉक्सले जो है इन्होंने कंसेप्ट लेकर आया था 1952 में। अभी क्या है, लोग बोलते हैं चलो ठीक है न्यूरल नेटवर्क पढ़ते हैं, एनएलपी पढ़ते हैं, सीएनएन पढ़ते हैं, सीएनएन का वेरिएंस पढ़ते हैं, बट उससे पहले हिस्ट्री तो जानो कि जो न्यूरल नेटवर्क फॉर्म कहाँ से हुआ है, कैसे न्यूरल नेटवर्क काम करता है हमारे पास हमारे बॉडी में, राइट? सो हॉर्किन हॉक्सले नाम के जो प्रोफेसर थे इन्होंने ये कंसेप्ट लेकर आया था 1952 में। उसके बाद फिर से दौर आया 1954 का। 1954 में IBM फर्स्ट कंपनी बना जिन्होंने मशीन ट्रांसलेशन एप्लीकेशन डेवलप किया था। अब देखो
एनएलपी का दौर स्टार्ट हुआ 90s में। फर्स्ट एप्लीकेशन मार्केट में कब आया? 1954 में। 54 ईयर्स के बाद 54 ईयर्स के बाद हमारे पास मार्केट में एक पहला एप्लीकेशन था मशीन ट्रांसलेशन। वो भी जो एप्लीकेशन आईबीएम द्वारा डेवलप किया गया था। बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना था कि ये जो एप्लीकेशन है ये अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा है, अच्छी तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। बिकॉज लेट्स से कि जो मशीन ट्रांसलेशन आईबीएम ने डेवलप किया था, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं इनपुट इंटर कर रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में आई लव एप्पल, ठीक है। अब जो रिस्पॉन्स आ रहा है चाइनीज में वो सम डिफरेंट मीनिंग हो जा रहा है ट्रांसलेट होने के बाद। चाइनीज में, फ्रेंच में, स्पेनिश में, किसी भी लैंग्वेज का आप बात कर लो। इंग्लिश में हम टेक्स्ट दे रहे हैं, ट्रांसलेट होने के बाद उसका जो मीनिंग है, मीनिंग ही चेंज हो रहा है दूसरे लैंग्वेज में। इट मीन्स कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा है। एप्लीकेशन डेवलप हो गया 1954 के अंदर, बट बहुत सारे रिसर्चर, बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना था कि ये जो मशीन ट्रांसलेशन एप्लीकेशन है जो डेवलप किया गया है आईबीएम के द्वारा, ये अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा है। उसके बाद फिर क्या हुआ? बहुत सारे रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट ने फिर से मिलकर सेम कॉन्सेप्ट पे काम करना स्टार्ट किया आईबीएम के साथ कोलैबोरेशन करके, ठीक है। उसके बाद फिर दौर आया 1956 का। 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में जो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया। ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इसमें कंप्लीटली जो भी अभी तक हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आया था, जिन्होंने सासुरे ने जो कॉन्सेप्ट लेकर आया था लैंग्वेज एज ए साइंस, अनाल ट्यूनिंग ने जो कॉन्सेप्ट लेकर आया था थिंकिंग मशीन, उसके बाद हॉटकिन हॉस्टले ने जो कॉन्सेप्ट लेकर आया था कैसे हमारा ब्रेन काम करता है, उस पे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात होना स्टार्ट किया 1956 के अंदर। आफ्टर 56 ईयर बाद फिर क्या हुआ? बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने फंड करना स्टार्ट किया कि चलो ठीक है, अगर आपके पास इतने सारे कंसेप्ट्स हैं, इतने सारे आइडियाज हैं, आपको लग रहा है इवन आईबीएम ने मशीन ट्रांसलेशन जैसा एप्लीकेशन अगर डेवलप कर चुका है, आई नो कि वो अच्छे तरह से काम नहीं कर रहा, ये मेरा नहीं, वो कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मेंबर थे उनका सोचना था, ठीक है, कि अगर आईबीएम ने मशीन ट्रांसलेशन जैसा एप्लीकेशन डेवलप कर दिया है कि वो अच्छे तरह से काम नहीं कर रहा है, चलेगा, बट अगर आपके पास इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं तो लो हम लोग आपको फंड प्रोवाइड करते हैं, आप इस पे काम करना स्टार्ट करो। तो ये कब हुआ? 1956 के अंदर डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस के अंदर ये सारी चीजें डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट क्या था उसके बाद? नेक्स्ट हमारे पास दौर आता है 1957 का। 1957 में नॉर्म चॉम्स्की, ये स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर थे, इन्होंने साइंटिफिक स्ट्रक्चर नाम से जो है एक बुक को पब्लिश किया। उस बुक में भी सेम कॉन्सेप्ट था कि जो भी हमारे पास ब्रेन का स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन है, कैसे वर्क करता है। सो हमारे पास वो कॉन्सेप्ट आया 1957 के अंदर। नॉर्म चॉम्स्की स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर थे था, उन्होंने इस बुक के अंदर मेंशन किया था। फिर दौर आया 1958 का। 1958 में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलीज किया गया था, लोकेटर आइडेंटिफायर सेपरेशन प्रोटोकॉल। यह जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आज भी कुछ कंपनीज के अंदर यूज किया जाता है, और इसको रिलीज किसने किया था? जॉन मैकचार्थे ने इसको रिलीज किया था, इस लोकेटर आइडेंटिफायर सेपरेशन प्रोटोकॉल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। नेक्स्ट हमारे पास ईयर आता है 1996 का। 1996 में दो ग्रुप बनाया गया, एनआरसी एंड एलपीएसी। ये जो दो ग्रुप थे इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो भी एआई एंड एनएलपी का रिसर्च चल रहा था उसको बंद करवा दिया। क्यों बंद करवा दिया? इनका एक ही फंडा था कि आपने 12 ईयर रिसर्च किया। बिकॉज जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? ये कॉन्फ्रेंस हुआ था 1956 में, और दौर चल रहा है अभी 66 का, 1966 का। सो आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 12 ईयर जो फंड इनको मिला था, इन्होंने बोला कि आप लोगों को अभी तक $20 मिलियन का फंड मिल चुका है, आपने 10 to 12 ईयर रिसर्च में लगा दिया। जो भी एप्लीकेशन अभी तक आप लोगों ने डेवलप किया है
वो एप्लीकेशन उतना कारगर नहीं है कि उसको हम लोग मार्केट में उतार सके, बिकॉज उससे हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सो चलो अब एनएलपी और एआई रिसर्च को बंद करते हैं। सो ये कब हुआ? ये हुआ 1996 में। एनआरसी एंड एएलपीएसी दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके जो भी हमारे पास एआई एंड एनएलपी का रिसर्च था और जो वर्क चल रहा था उसको इन्होंने बंद करवा दिया, ये बोलकर कि आफ्टर 10 to 12 ईयर आप लोगों ने कुछ भी प्रोग्रेस नहीं किया है, जो भी एप्लीकेशन आप लोगों ने डेवलप किया है वो अच्छे नहीं है, अभी उसका कोई अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है उस एप्लीकेशन का। इवन हम लोगों ने $20 मिलियन इस पे इन्वेस्ट किया और कोई आउटपुट नहीं है। सो चलो अब इस रिसर्च को ही बंद कर दिया जाए। ये था एनआरसी एंड एएलपीएसी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इसको बंद करवा दिया। ठीक है, ये सारी चीजें बोलकर यहां पे देखो हमारे पास एक पॉइंट है, मशीन ट्रांसलेशन वेयर स्टिल मोर एक्सपेंसिव देन द मैनुअल ट्रांसलेशन। सो इनको ये भी लग रहा था कि जो भी मशीन ट्रांसलेशन का जो एप्लीकेशन डेवलप किया है रिसर्चर ने एंड साइंटिस्ट ने, इवन उस मशीन ट्रांसलेशन का जो कॉस्ट है ह्यूमन ट्रांसलेशन से ज्यादा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बोलकर इन लोगों ने, ये दो ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लीट रिसर्च को ही बंद करवा दिया। फिर हमारे पास दौर आता है एनएलपी रिटर्न। अब ये एनएलपी रिटर्न कब हुआ? आफ्टर 14 ईयर्स। आफ्टर 14 ईयर्स जब 1996 में जो एनआरसी एंड एएलपीएसी जो ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने बंद करवा दिया था। फिर 1980s में फिर से इस चीज को स्टार्ट किया गया, दौर आया किस चीज का? एनएलपी रिटर्न का। एनएलपी रिटर्न में 14 ईयर बाद क्या हुआ कि जो भी हमारे पास एनएलपी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च चल रहा था उस पे फिर से रिसर्चर एंड साइंटिस्ट ने काम करना स्टार्ट किया। उनको फंडिंग मिला होगा कहीं से या फिर कहीं से उनको अप्रूवल मिला होगा, फिर उन्होंने इस चीज पे काम करना स्टार्ट किया आफ्टर 14 ईयर्स। फिर आया दौर 90s का। 90s में क्या हुआ कि स्टैटिकल मॉडल जिसपे हम लोग मशीन लर्निंग पे काम करते हैं, तो वहां पे मेनली हम लोग स्टैटिकल एनालिसिस करते हैं, राइट। तो स्टैटिकल एनालिसिस में क्या था कि जो भी हम लोग प्रॉब्लम सोल्व करते हैं बेस्ड अपॉन द सर्टेन इक्वेशन हम लोग उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास x फीचर्स अवेलेबल है, बेस्ड अपॉन द x फीचर्स हम लोग y कैलकुलेट करते हैं मशीन लर्निंग के अंदर। अगर इसी तरह अगर मैं डीप लर्निंग का बात करूं तो डीप लर्निंग में भी हमारे पास कुछ फीचर्स अवेलेबल होते हैं जिस फीचर्स को डिराइव करते हुए हम लोग उसका आउटपुट और हम लोग उसका नेचर फाइंड आउट करते हैं और हम लोग उसका न्यूरॉन फाइंड आउट करते हैं, राइट, डीप लर्निंग के अंदर। तो 90s में स्टैटिकल मॉडल जो था एनएलपी के अंदर, सो जो रिसर्चर्स थे वो सोच रहे थे कि ठीक है जो भी हम प्रॉब्लम अभी सोल्व कर पा रहे हैं उस प्रॉब्लम को स्टैटिकल मॉडल के अंदर और स्टैटिकल मॉडल्स के हेल्प से भी उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। सो क्यों नए चीज पे हम लोग ध्यान दें। चलो जो हमारे पास एग्जिस्टिंग चीज है स्टैटिकल मॉडल, बिकॉज बिफोर 90s हमारे पास मशीन लर्निंग का कुछ वर्क चल रहा था मार्केट के अंदर, राइट। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है जो भी हमारे पास स्टैटिकल मॉडल है नया चीज डेवलप करने से अच्छा है कि स्टैटिकल मॉडल को ही इंप्रूव करके एनएलपी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। सो इन 1990s the popularity of the statistical models for the natural language processing analysis rose dramatically. The pure statistics NLP methods have remarked value in keeping pace with the flow of online text and the n-grams, जो भी हमारे पास n-grams, bigrams ये सारी चीज़ है। तो रिसर्चर ने ये सोचा कि चलो ठीक है स्टैटिकल मॉडल हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, नया कंसेप्ट डेवलप करने से अच्छा है एग्जिस्टिंग कंसेप्ट को ही इंप्रूव करके हम लोग एनएलपी का मॉडल बिल्ड करते हैं और एनएलपी का एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं। ये कब हुआ? ये हुआ हमारे पास 90s के अंदर। अभी तक 90 ईयर्स हो चुके थे, हमारे पास एक भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं था जिससे कम खर्चे में हम कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। एक ही एप्लीकेशन बना था मशीन ट्रांसलेशन, बट मशीन ट्रांसलेशन का भी जो कॉस्ट था वो बहुत ज्यादा आ रहा था एज कंपेयर टू अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो उसको भी मार्केट में नहीं लाया गया था उस समय तक। 90 ईयर्स के बाद फिर आया दौर 1997 का। 1997 में कंसेप्ट डेवलप किया गया RNN, LSTM एंड GRU।
एंड विद द हेल्प ऑफ RNN, LSTM, GRU बहुत सारे प्रॉब्लम को सोल्व किया गया विद इन अ 7 ईयर। 90s में स्टार्ट हुआ था। 90s में जो रिसर्चर थे उन्होंने स्टैटिकल मॉडल को इंप्रूव करके NLP का प्रॉब्लम सोल्व करना स्टार्ट किया एंड विद इन अ 7 ईयर उन्होंने RNN एंड LSTM जैसा अल्गोरिदम्स डेवलप कर लिया एंड उस अल्गोरिदम्स के हेल्प से बहुत सारे प्रॉब्लम को उन लोगों ने सोल्व करना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर से 2007 के अंदर वॉइस प्रोसेसिंग एंड टेक्स्ट प्रोसेसिंग के अंदर काम करना स्टार्ट किया उन लोगों ने विद द हेल्प ऑफ RNN एंड LSTM। फिर हमारे पास दौर आता है 2001, 2011 एंड 2018 का। सो 2011 में ये बिंगो जो थे हमारे पास, बिंगो का जो टीम था, ये हमारे पास एक प्रोफेसर थे बिंगो नाम से, इनका जो टीम था वो नेचुरल लैंग्वेज एंड फीड फॉरवर्ड नेटवर्क के कंसेप्ट्स को डेवलप करना स्टार्ट किया। वो कंसेप्ट्स आ चुका था ऑलरेडी मार्केट में, 90s के अंदर ही आ चुका था, बट उस पर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। उनको उस पर जो है ना उस चीज़ को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया 2001 के अंदर बिंगो जो प्रोफेसर थे उनका पूरा टीम। फिर ईयर आता है हमारे पास 2011 का। 2011 में एप्पल ने पहला सीरी एप्लीकेशन बिल्ड किया था जिससे हम लोग कोई भी क्वेश्चंस लाइक आप बोल सकते हो एक तरह का चैटबॉट डेवलप किया था एप्पल ने, जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर सकते थे इजीली। फिर दौर आता है हमारे पास 2018 का, और अब हमारे पास 2018 में आफ्टर वी कैन से द 120 ईयर्स के रिसर्च के बाद हमारे पास मार्केट में ऐसा एप्लीकेशन आया जिसके थ्रू हम लोग बड़े एप्लीकेशन डेवलप कर सकते थे, लाइक टेक्स्ट समराइजेशन, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, मशीन ट्रांसलेशन, टेक्स्ट जनरेशन एंड मेनी मोर। सो ये कब आया? 2018 में आफ्टर 120 ईयर्स के रिसर्च के बाद पहला हमारे पास ट्रांसफॉर्मर मॉडल मार्केट के अंदर आया, बॉट मॉडल। और ये जो बॉट मॉडल था बहुत ही कारगर साबित हुआ रिसर्च के फील्ड में। इसके हेल्प से बहुत सारे एप्लीकेशन डेवलप किया रिसर्चर ने एंड साइंटिस्टों ने। ठीक है, तो ये था हमारे पास कंप्लीट 90s से स्टार्ट हुआ एनएलपी का हिस्ट्री 2000 का। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है एनएलपी जो है नया फील्ड है, अभी आया है, बट ऐसा नहीं है। इवन ये चीज जो है आपको कहीं पे भी नहीं बताया जाएगा कि एनएलपी कब से, बिकॉज उतना हिस्ट्री जो है ना उसके अंदर कोई जाना ही नहीं चाहता है। ठीक है, बट एज अ इंजीनियर, एज अ डेटा साइंटिस्ट, एज अ एनएलपी इंजीनियर हमें वो चीज जानना होगा कि ठीक है ये जो कंसेप्ट आया है कहाँ से आया है, कैसे बना है, तभी तो हम नया रिसर्च कर सकते हैं मार्केट के अंदर। जो भी हमारे पास लाइब्रेरी है, उससे पहले जो था, अगर मैं बात करूं फिर से, अगर मैं बैक जाऊं थोड़ा सा 90s से पहले कोई भी एल्गोरिथम्स नहीं था हमारे पास, कोई भी लाइब्रेरी नहीं था एनएलपी का। बट 90s में रिसर्चर ने एंड साइंटिस्टों ने फोकस करना स्टार्ट किया कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टैटिकल मॉडल है, चलो इसी को इंप्रूव करते हैं एंड टॉप ऑफ इट हम लोग नया एनएलपी का मॉडल बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो ये था हमारे पास कंप्लीट एनएलपी का हिस्ट्री। अब मैं बात करता हूं एनएलपी के कुछ करेंट ट्रेंड्स के बारे में। तो करेंट ट्रेंड्स में क्या है हमारे पास, एनएलपी में बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। अभी क्या है हमारे पास बहुत सारे सोटा मॉडल आ चुके हैं, ट्रांसफॉर्मर बेस्ड सोटा मॉडल। अगर मैं बात करूं सोटा मॉडल का तो 50+ सोटा मॉडल मार्केट के अंदर अवेलेबल है। लास्ट 2 इयर्स में जो मार्केट में रिसर्च हुआ है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है हमारे पास एनएलपी के अंदर। दैट्स वाई एवरीवेयर इन एवरी जीडी आपको एनएलपी दिखेगा। एवरी मशीन लर्निंग, डेटा साइंटिस्ट, एनएलपी में तो रहेगा ही, आपको डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, एवरी जेडी में आपको एनएलपी देखने के लिए मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस वन, जो लास्ट 2 ईयर में जो हमारे पास रिसर्च हुआ है एनएलपी के अंदर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, उसमें एलएलएम जो मॉडल है वो बहुत ही बूमिंग कर रहा है। अगर मैं करेंट आपको एग्जांपल दूं, हमारे पास जो एग्जांपल है चैट जीपीटी है, बार्ड है, मिडजर्नी है। चैट जीपीटी के द्वारा आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हो। मिडजर्नी की हेल्प से आप किसी भी इमेज को जनरेट कर सकते हो बेस्ड अपॉन योर प्रॉम्प्ट। बार्ड में हमारे पास की कंप्लीट क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो कंप्लीट सजेशन देगा कहाँ कहाँ से वो आंसर को कलेक्ट कर रहा है, कंप्लीट हिंट आपको प्रोवाइड करेगा, कंप्लीट लिंक प्रोवाइड करेगा। तो ये सारे हमारे पास करेंट
जो मार्केट है करंट, जो अभी एनएलपी के अंदर रिसर्च है, ये सारे रिसर्च अभी हमारे पास मार्केट के अंदर आए हैं 2 इयर्स के अंदर। अब अगर मैं बात करूं कंप्लीट कि एनएलपी, अभी देखो जैसे कि ये हमारे पास ग्राफ है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, इसमें इस ग्राफ के अंदर पहला तो हमारे पास जो बिग अम्ब्रेला है उसमें क्या है, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उस बिग अम्ब्रेला के अंदर हमारे पास क्या आता है, मशीन लर्निंग आता है, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, डीप लर्निंग, सब कुछ आता है उसी बिग अम्ब्रेला के अंदर। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा कि डीप लर्निंग जो है मशीन लर्निंग का पार्ट है, तो नहीं, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि ये डीप लर्निंग जो है मशीन लर्निंग का पार्ट है, बट हाँ कुछ मेंटर्स है, कुछ रिसर्चर्स बोलते हैं कि ये समटाइम कंप्लीट होल डीप लर्निंग एमएल का पार्ट है, बट ऐसा है नहीं। एज फॉर माई अंडरस्टैंडिंग मैं बोलूँगा कि जो डीप लर्निंग का छोटा सा जो पार्ट है वो मशीन लर्निंग का बोल सकते हो, बट इंटायर डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का पार्ट नहीं है। इसी तरह अगर मैं एनएलपी का बात करूं सो यस, एनएलपी जो है सो डीप लर्निंग का भी पार्ट है, मशीन लर्निंग का भी पार्ट है, बट एनएलपी एक टोटली डिफरेंट फील्ड है जहां पे हम लोग एनएलपी में टेक्स्ट डेटा पे काम करते हैं, डीप लर्निंग में हम लोग इमेज डेटा पे काम करते हैं, वॉइस पे काम करते हैं, एंड मशीन लर्निंग में हम लोग कंप्लीट पर न्यूमेरिकल डेटा पे हम लोग काम करते हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट एआई का एक बिग अम्ब्रेला है, ठीक है। एंड इस बिग अम्ब्रेला के अंदर हमारे पास कंप्लीट मशीन लर्निंग आ जाता है, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, एनएलपी आ जाता है। अब मैं बात करूं आपसे एप्लीकेशन के बारे में कि रियल टाइम एप्लीकेशन क्या है अभी हमारे पास जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है एनएलपी का एप्लीकेशन। सो एनएलपी का जो एप्लीकेशन है अभी आप बोल सकते हो ईमेल में, जैसे कि ये 2009 और 10 से पहले नहीं था, उसके बाद ये फीचर्स आया है ईमेल के अंदर कि ईमेल में हमारे पास जो भी हमारे पास ईमेल आता है, प्राइमरी ईमेल होता है, स्पैम होता है, ठीक है, और डिफरेंट फीचर्स आते हैं हमारे पास ईमेल के अंदर। तो एक हमारे पास रियल टाइम एप्लीकेशन है ईमेल फिल्टरिंग, कि जो भी हमारे पास ईमेल आता है बेस्ड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ईमेल, हमारा जो ईमेल है फिल्टर हो जाता है प्राइमरी ईमेल के अंदर और स्पैम ईमेल के अंदर और एडवर्टाइजिंग ईमेल के अंदर। सेकेंड है हमारे पास स्पेल करेक्शन। सो अगर आप गूगल वर्ड यूज करते हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट में हमारे पास फीचर है, जब भी आप अगर आप रॉन्ग स्पेलिंग लिखते हो तो वहाँ पे आपको कंप्लीट जो है सजेशन रीड मार्क करके सजेशन आ जाता है, ठीक है, इसका स्पेलिंग जो है करेक्ट स्पेलिंग ये होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस वन अगर आप गूगल यूज करते हो तो गूगल में हमारे पास जब भी हम लोग कोई भी रॉन्ग स्पेलिंग सर्च करते हैं हमारे पास नीचे सजेशन आ जाता है कि ठीक है इसका जो है करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। तो ये हमारे पास स्पेल करेक्शन का एक रियल टाइम एग्जाम्पल है। सर्च इंजन जैसे कि हमारे पास गूगल है, बिंग है, याहू है, तो जब भी हम लोग कोई भी चीज़ सर्च करने जाते हैं तो उसमें हमें कंप्लीट सजेशन मिल जाता है। लेट्स से कि मैं सर्च करने जा रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉग, तो उसमें हम लोग जैसे ही आर्टिफिशियल लिखेंगे हमारे पास इंटेलिजेंस नाम जो है सजेशन में आ जाएगा। इसी तरह न्यूज़ फीड जो है हमारे पास गूगल है, याहू है, एंड सो ऑन अदर एप्लीकेशंस भी है। मशीन ट्रांसलेशन जैसे कि हमारे पास गूगल ट्रांसलेशन है, जहाँ पे हम लोग कोई भी टेक्स्ट इंटर करेंगे और जिस भी लैंग्वेज में हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको कन्वर्ट कर सकते हैं उस लैंग्वेज के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस वन हमारे पास चैटबॉट है, आईबीएम का वेस्टर्न चैटबॉट, जहाँ पे हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस पार्टिकुलर चैटबॉट के अंदर। तो ये हमारे पास एनएलपी के कुछ एप्लीकेशंस है। तो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट एनएलपी हिस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट प्रीप्रोसेसिंग। So make sure you can like this video, subscribe the channel and share with your friends guys. Thank you.